आज हम लोग जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्राणी जगत। प्राणी जगत, प्राणी जगत, ठीक। इंग्लिश में इसको जो है एनिमल किंगडम कहते हैं, एनिमल किंगडम। क्योंकि जो 5 जगत वर्गीकरण किया गया था तो उसमें आपने देखा था समस्त जीवों को जो है 5 भागों में बांटा गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। तो हम लोग वही एनिमेलिया की बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले इनका जो है वर्गीकरण का आधार देखा जाएगा। वर्गीकरण का आधार, इसका तात्पर्य ये है बच्चों कि ऐसे इन्हें किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें देखिए प्राणियों की संरचना की बात आती है, आकार की बात आती है, आकार में संरचना में विभिन्नता हो रही है, फिर जो है उनकी कोशिका की व्यवस्था की बात होती है। ये सब विभिन्नताओं में भी आपको जो है जो समानता दिखे, इन सब विभिन्नताओं के होते हुए भी जो आपको समानता दिखे उनमें जो है समिति है, पाचन व्यवस्था है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, विभिन्न तरह की व्यवस्था जो है उनकी शारीरिक संरचना में, उसके आधार पर जो है वर्गीकरण का आधार किया गया। तो सबसे पहला है वर्गीकरण के आधार में सबसे पहली चीज आती है संगठन का स्तर। संगठन का स्तर, संगठन का स्तर मतलब इनका शरीर का संगठन जो है बच्चों किस स्तर का है। जो सबसे प्रारंभिक स्तर की बात करते हैं तो कोशिकीय स्तर होता है। आपको पता है कि जैसे कोई जीव एक कोशिकी है तो उसका तात्पर्य होता है कि उसका पूरा शरीर एक कोशिका से ही बना हुआ है। अगर बहुकोशिकी है तो उसका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना हुआ है। अगर बहुकोशिकी है तो उसमें कोशिकाओं में आपस में समायोजन के साथ साथ जो है अंग का निर्माण होता है, फिर ऐसे ऐसे उनमें सिस्टम डेवलप होता है। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ आती है वो है संगठन का स्तर। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो इसके सभी सदस्य, इस जगत के लगभग सभी सदस्य आपके बहुकोशिकी हैं। कैसे हैं? बहुकोशिकी हैं, बहुकोशिकी। तात्पर्य यह है कि इसमें ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं सब कैसे हैं? बहुकोशिकीय हैं। मतलब इनका शरीर बच्चों एक से अधिक कोशिकाओं से बना है। जैसे जो है अगर उदाहरण की बात करते हैं तो स्पंज की ही जैसे बात करें, स्पंज एक छोटा एनिमल है, प्लांट किंगडम का एनिमल है, लेकिन उसका भी शरीर आप देखेंगे तो जो है बहुकोशिकी बना हुआ है। उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बिखरी हुई रहती हैं, दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उसका शरीर तो बहुकोशिकी ही माना जाएगा और कोशिकीय स्तर का वो संगठन दिखाता है, दर्शाता है। और इन कोशिकाओं के बीच कुछ श्रम विभाजन हुआ रहता है। श्रम विभाजन का तात्पर्य ये है बच्चों कि कुछ कोशिकाएं कोई वर्क करती हैं, कुछ भोजन के पाचन में सहयोग कर रही हैं, कुछ इनके प्रचलन में सहयोग कर रही हैं, कुछ श्वसन में सहयोग कर रही हैं। तो इसको श्रम विभाजन आप कहते हैं। कोशिकीय स्तर का संगठन है लेकिन इसमें कुछ विभाजन हुआ रहता है और जो है वो ऊतक के रूप में संगठित हो जाती हैं। वो कोशिकाएं जो हैं ऊतक के रूप में संगठित हो जाती हैं। तो उनका स्तर आप कहते हैं कि इनका शारीरिक स्तर जो है ऊतक स्तर का है, शारीरिक संगठन ऊतक स्तर का है। अगर उस ऊतक स्तर से डेवलपमेंट अगर हो गया तो ऊतक के बीच समायोजन से आपस में अंग का निर्माण हो जाता है, तो उनका शरीर आप कहते हैं अंग स्तर का है। ठीक है। फिर अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। तो अगर उस स्तर का है मतलब उसमें विभिन्न प्रकार के अगर तंत्र डेवलप हैं तो उसको आप कहेंगे अंग तंत्र स्तर का इनका शरीर संगठन है। जब आपस में अंग तंत्र इकट्ठा हो जाते हैं तो शरीर बन जाता है। तो इस तरह से स्तर की बात करते हैं। तो उसी आधार पर अगर आप देखेंगे इनके संगठन के स्तर पे तो इनके संगठन स्तर में इसी प्रकार का एक विशेषता बताई गई कि इनमें परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है एनिमल में, मतलब इन प्राणी जगत में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो 2 प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र ये पूरे प्लांट किंगडम में जो पाया जाता है वो 2 प्रकार का होता है बच्चों, 2 प्रकार का।
जैसे नंबर 1 है आपका खुला परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। अब खुला परिसंचरण तंत्र से तात्पर्य क्या है बच्चों? अगर खुले परिसंचरण तंत्र की हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है देखिए रक्त तो हर जीव में हृदय से शरीर की कोशिकाओं की तरफ जाता है, क्योंकि जब हृदय से हृदय में जो है ऑक्सीजन युक्त अर्थात शुद्ध ब्लड पहुंचता है तो वो फिर विभिन्न शरीर के भागों में जाता है ताकि हर कोशिका में पहुँचे और वहाँ ऑक्सीडेशन की क्रिया हो। ऑक्सीडेशन की जब क्रिया होगी बच्चों तो कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। जब ऊर्जा का उत्पादन होगा तो उसी ऊर्जा से कोशिकाएं कार्य करती हैं, अपना कार्य करती हैं, मतलब जो भी उनके क्रियाकलाप हैं उसी कोशिका के द्वारा होता रहता है और कंटिन्यूस उनको ऊर्जा मिलती रहती है। तो खुले परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि रक्त का बहाव जो है हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक उसमें डूबे रहते हैं। मतलब हृदय से सीधे बाहर की तरफ, हृदय से बाहर की तरफ, बाहर की ओर, ठीक। मतलब हृदय से रक्त जो है सीधे बाहर की तरफ भेजा जाता है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब इसमें जो समस्त कोशिकाएं होंगी जो रक्त को एक्सेप्ट करेंगी, कोशिका और ऊतक, ये सब इसी रक्त में डूबे रहते हैं। मतलब ये अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, रक्त बह रहा है उसी में डूबे हुए हैं और अपनी आवश्यकता के अनुरूप ब्लड में उपस्थित भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर रहे हैं। अवशोषित के बाद इनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा और ऊर्जा इनको मिलती रहेगी। और दूसरा एनिमल किंगडम में जो दूसरा प्रकार है परिसंचरण का उसे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखिए उसमें क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र अंग्रेजी में इसको ओपन टाइप कहते हैं, सॉरी क्लोज टाइप कहते हैं या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बंद प्रकार का है। बंद प्रकार, इसमें जो ओपन प्रकार का था उसी की विपरीत इसमें कंडीशन है बंद प्रकार। इसमें भी रक्त जो होगा, रक्त जो है हृदय से शरीर की तरफ ही जाएगा, शरीर की तरफ। बट दोनों में अंतर ये है बेटा कि इसमें ऐसे ओपनली जा रहा था, कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसमें बेटा जो है बंद वाहिकाएं होंगी, बंद नलिकाएं या बंद वाहिकाएं होंगी। बंद वाहिकाओं द्वारा जो है ये रक्त हृदय से शरीर की तरफ भेजा जाएगा। मतलब ऐसे ओपन नहीं, खुला नहीं, ऐसे नहीं बह रहा है, बल्कि बंद वाहिकाओं में रहेगा रक्त। जैसे अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में आपको पता होगा बेटा कि रक्त का परिवहन जो होता है धमनी और शिराओं के द्वारा होता है। तो बंद नलिकाएं हैं, बंद परिपथ है, बिल्कुल व्यवस्थित है, उसमें समस्त अंग डूबे हुए नहीं हैं, बल्कि उन वाहिकाएं जाके हर कोशिका के साथ जुड़ी हुई हैं और जैसे जिस कोशिका का आवश्यकता होती है ब्लड में उपस्थित पदार्थों को वो लेती हैं। इन दोनों में यही अंतर है, वहाँ पे कोई बंद परिपथ नहीं है, बंद वाहिकाएं नहीं हैं, उसी में सारे जो है कोशिका और ऊतक डूबे हुए हैं। बट इसमें जो है वाहिकाएं हैं, बंद वाहिकाएं हैं और व्यवस्थित ढंग से जो है रक्त का प्रवाह होता रहता है। तो ये देखिए इनमें दो तरीका हो गया, जैसे मैंने कहा धमनी और शिरा, ठीक है, और कोशिकाओं की बात किया, धमनी और शिरा की बात किया। अब उसके बाद बात आती है वर्गीकरण के आधार में, ये तो परिपथ के आधार पे वर्गीकरण था। अब इनमें सम्मिति की बात करते हैं हम लोग कि सम्मित के आधार पर। सम्मित क्या है? सम्मित का तात्पर्य ये होता है बच्चों, जैसे कोई जीव है तो उसके शरीर का बंटवारा कैसे किया जाए, तो उसी को सम्मिति कहते हैं।
तो दूसरा आधार है सममिति। सममिति, इसको जो है आप सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री, सममिति। तो देखिए सममिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है 3 प्रकार की सममिति है। असममिति, असममिति, दूसरा है अरीय सममिति, अरीय सममिति, तीसरा है बच्चों द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति। ठीक, तो अब देखिए असममित की बात करते हैं हम लोग। असममित का तात्पर्य है कि यह असममित में ऐसा होता है कि जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से किसी भी जीव शरीर को कहीं किसी भी ढंग से बांटा ना जा सके, मतलब उसको 2 बराबर भागों में ना बांटा जा सके, तो उसको कहा जाता है असममिति। मतलब उसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, मतलब उसके किसी भी केंद्रीय अक्ष से कहीं से भी जीव शरीर को आप बांट ना सके बराबर भागों में, जिसको आप असममिति कहते हैं। पहला प्रकार हो गया, मतलब किसी भी केंद्रीय अक्ष से जीव शरीर को 2 बराबर भागों में बांटा ना जा सके, तो उसको जो है आप कहते हैं कि असममिति, बराबर भागों में आप ना बांट सके तो उसे असममिति कहेंगे। अब दूसरा क्या है, अरीय सममिति। अरीय सममिति का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई जीव शरीर है, जीव शरीर है, उसको कहीं से भी आप डिवाइड करें तो वो बराबर या समान भागों में बढ़ जाए, तो उसको अरीय सममिति कहते हैं। अरीय सममिति। इसमें 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सका था, लेकिन इसमें जो है 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसको अरीय सममिति कहते हैं। मतलब कहीं से भी काट दे, किसी भी त्रिज्या से। अरीय का मतलब आप इसको रेडियल सिमेट्री अंग्रेजी में कहते हैं। रेडियल मतलब रेडियस से इसका तात्पर्य है। रेडियस माने आप मैथ में जानते हैं त्रिज्या, इसको हिंदी में व्यवहार में त्रिज्या सममिति भी कह सकते हैं। मतलब उसके शरीर को कहीं से भी काटेंगे तो उसके शरीर में वो विद्यमान अंश होंगे जो उसके शेष भाग में होगा, उसको कहा जाता है अरीय सममिति। असममित को बराबर भागों में नहीं बांटा जा सका, अरीय सममित को कहीं से भी आपने काटा तो बांट दिया गया। तीसरा है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति की अगर बात करते हैं तो अब जैसे मान लीजिए ये अरीय सममिति की बात करेंगे जिसमें सिलेंट्रेटा वर्ग आता है, एकाइनोडर्मेटा आता है, तो ये सिलेंट्रेटा एकाइनोडर्मेटा के जितने भी जीव हैं वो आप अरीय सममित पाए जाते हैं। सिलेंट्रेटा के आप बारे में जानते हैं कि उनके शरीर में एक सिलेंट्रॉन नामक कैविटी पाई जाती है। तो अब तीसरी बात आती है जिसको आप जो है द्विपार्श्व सममित कहते हैं। इसमें क्या होता है, द्विपार्श्व सममित में एक केंद्रीय अक्ष से 2 बराबर भागों में आप बांट दें तो ऐसे को द्विपार्श्व सममित कहते हैं, या अंग्रेजी में बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। इसमें जो है आपके एनेलिडा ग्रुप आता है, आर्थ्रोपोडा आता है, ये विशेष तौर से आते हैं। इनके शरीर को आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। एनेलिडा को आप जानते हैं केचुआ, जिसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है, सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो अब इसके बीच भाग को ऐसे बीचों बीच आप काट देंगे तो आधा शरीर एक तरफ आधा शरीर एक तरफ, तो इसको आप जो है द्विपार्श्व सममिति या बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम ही लोगों को बाइलेटरल सिमेट्री की बात की जाए, अगर मनुष्य के शरीर को भी अगर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए ऐसे लंबवत एक अक्ष से, तो देखिए एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक आंख इधर एक आंख इधर, मतलब ये द्विपार्श्व सममिति आपकी हो जाएगी। तो ये एक आधार था, पहला आधार था कोशिकीय स्तर का संगठन, और दूसरा आधार था सममिति। सममिति में 3 प्रकार मैंने बताया, असममिति, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति। तो द्विपार्श्व सममिति में आपने कहा कि जब एक केंद्रीय अक्ष से पूरे शरीर को 2 बराबर भागों में, मतलब शरीर के एक हिस्से में जो गुण रहे वो सारा गुण दूसरे में भी रहे, तो उसको जो है द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। तीसरा जो इसका आधार है क्लीवेज विदलन, एम्ब्रियो में विभाजन के आधार पर, जिसको कोरक कहते हैं या क्लीवेज कहा जाता है,
तो उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो उसके आधार पर समस्त जीव को दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा गया है द्विकोरकी, एक को कहा गया है त्रिकोरकी। द्विकोरकी, कोरकी, और दूसरा जो है इसका आधार त्रिकोरकी। त्रिकोरकी, ये द्विकोरकी और त्रिकोरकी को समझने के लिए हमको भ्रूणीय स्तर पर उसका संरचना देखना पड़ेगा। कोई जीव जहाँ से डेवलप होता है, आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में जब विभाजन होता है तो वहीं डिसाइड हो जाता है कि एम्ब्रियो की किन कोशिकाओं द्वारा किसी जीव शरीर का कौन सा भाग बनेगा। तो द्विकोरकी में जो बात आप करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एम्ब्रियो है, ये कोई एम्ब्रियो है किसी जीव का, इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें आपको दो ही स्तर मिलेगा। एक स्तर को बेटा कहते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और दूसरा जो होता है बेटा उसको एंडोडर्म कहते हैं, एंडोडर्म। तो जिन जिन जीवों के एम्ब्रियो में दो ही स्तर का निर्माण हो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसको आप द्विकोरकी कहते हैं। मतलब इसमें केवल एक बाह्य एम्ब्रियो का बाह्य स्तर है, दूसरा जो है अंतः स्तर है, दो ही है, तो इसको द्विकोरकी कहते हैं। अब इसी तरह त्रिकोरकी की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसके एम्ब्रियो में जो विभाजन होगा तो त्रिस्तरीय बनेगा। त्रिस्तरीय में जो है, त्रिस्तरीय में एक स्तर और आ जाता है जिसको मीजोडर्म कहते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए ये एक्टोडर्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये मध्य वाला भाग आपका मीजोडर्म हो जाएगा, मीजोडर्म, और जो इसके अंदर का भाग है उसको आप एंडोडर्म कहेंगे, एंडोडर्म। तो तात्पर्य ये है कि जब भ्रूणीय स्तर पर केवल दो स्तर में, दो तह में बना हो भ्रूण, तो उसको आप द्विकोरकी कहते हैं। जब वही द्विकोरकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर और निर्माण हो जाए जिसको मीजोडर्म कहते हैं, तो इसको त्रिकोरकी कहते हैं। तो ये बच्चों जो है जीव जगत का वर्गीकरण का तीन मुख्य आधार मैंने आपको बताया। पहला आधार आपने देखा कि उसका जो है संगठन स्तर का था, फिर दूसरा आधार आपने देखा समिति के आधार पर, फिर जो है तीसरा आधार आपने देखा कोरक के आधार पर, जिसको दो भागों में बांटा गया, द्विकोरकी और त्रिकोरकी। तो अब आज बच्चों हम लोग यहीं तक, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त।